पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे? जल संसाधन के बारे में कि जल होता क्या है, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्ति होती है, और उसके बाद और क्या पढ़े थे आप लोग? जल का वितरण, उसके बाद पढ़े थे क्या? जल का उपयोग। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो काफी क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। नाम ही है बहुउद्देशीय। क्या? बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देश्य का मतलब क्या? कि काम एक और फायदा अनेक। कहता है कि काम एक करो लेकिन फायदा होना चाहिए क्या? अनेक होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए। कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। परियोजना का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ये बात बताइए। बहुउद्देश्य तो समझ गए, बहुउद्देश्य का मतलब क्या है? बहुत मतलब क्या? एक से अधिक होगा। यानी क्या? उद्देश्य का मतलब क्या? कि हम काम आज एक काम कर रहे हैं लेकिन इसका हमको बेनिफिट क्या चाहिए? अधिक चाहिए। उद्देश्य का मतलब यही हुआ कि हमको क्या क्या चीज की प्राप्ति होगी। अब परियोजना का मतलब क्या हुआ? परियोजना का मतलब क्या होता है? परियोजना का अर्थ होता है बच्चों कि मास लेवल पर, जैसे आप लोग के लिए बिहार सरकार के द्वारा साइकिल परियोजना चलाया गया है, हाँ या ना? है कि नहीं है? तो उसमें क्या होता है कि सभी बच्चे को क्या दिया जाता है? साइकिल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो कि बच्चा समय पर स्कूल पहुंच सके और पढ़ाई लिखाई कर सके, इसी के लिए दिया गया। हाँ, क्योंकि आने जाने में क्या होता है, पैदल यदि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें समय क्या लगता है? अधिक लगता है। और जब बच्चा साइकिल से आएगा जाएगा तो उसमें समय उसको बच्चा का क्या होगा? बचत होगा। यानी क्या? जल्दी जाएगा आएगा, ट्यूशन से जाएगा आएगा। इसलिए इसको परियोजना दिया गया है। नाम क्या दिया? परियोजना। परियोजना का मतलब हो गया कि कोई ऐसा काम कीजिए, हाँ, जिससे लोगों को क्या हो सके? लाभान्वित हो सके। तो उसी के लिए दिया गया है आप लोग को। तो कहता है कि यहां पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का आरंभ किया गया। कहता है कि जब हमारा भारत देश अंग्रेजों के क्या था? गुलाम था। हमारे भारत देश को क्या किया? अंग्रेज क्या? लूट लूट करके ले गया, जिससे हमारा भारत देश क्या हो गया? खोखला हो गया। क्या हो गया? खोखला। और आप जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो छोड़ दीजिए भारत देश की बात, आपके यदि घर में यदि आग लग जाए या चोरी हो जाए, हाँ, तो समझ सकते हैं कि घर की सारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? दयनीय हो जाती है, खराब हो जाता है। तो अपने जीवन को जीने के लिए लोगों से क्या करना पड़ता है? सहायता लेना पड़ता। नहीं लेना पड़ता है। किसी के घर में यदि आग लग जाए बच्चों, यदि उसका सारा सामान जल जाए या बाढ़ में बह जाए तो वो क्या करता है? किसी न किसी दूसरे पर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। समय लगेगा। आज उसी तरह हमारे भारत देश को भी क्या विकसित अभी तक नहीं है। एक समय में भारत को क्या कहा जाता था? सोना का चिड़िया कहा जाता था। और आज हमारा भारत देश क्या है? विकासशील देश है, न कि विकसित देश। जैसे अमेरिका विकसित देश है, तब न देखता है कि जिस पर मन होता है उसी पर रुआब झाड़ने लगता है। क्योंकि उसके पास क्या है? धन संपदा क्या है? अधिकता है। तो उसी तरह जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना करके रखा था, यानी कि अंग्रेज का हम लोग क्या थे? उपनिवेश थे। क्या थे? यानी देश मेरा और उस पर शासन कानून व्यवस्था कौन चलाता था? अंग्रेज। तो हम उसका क्या हो गए? उपनिवेश हो गए। तो जब ये अंग्रेजों के हमारा क्या था? हम अंग्रेजों के में क्या थे? गुलाम थे। अंग्रेजों के क्या थे? हम लोग गुलाम थे। तो वो सारा का सारा क्या लूट लूट करके ले गया, जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? काफी दयनीय हो गई, कमजोर हो गई। और आजाद होने से पहले क्या था कि हमारा देश जो था ना वो खंडों में विभाजित था।
यानी खंडों का मतलब क्या, विभिन्न राजाओं के अंतर्गत हुआ करता था, फिर उसको मिलाया गया, एक देश के स्वरूप बनाया गया। आप भी जानते हैं यदि एक परिवार यदि सम्मिलित रहता है तो सम्मिलित में जल्दी ग्रोथ होता है, और जब अलग अलग रहिएगा तो वहां से ग्रोथ आपका नहीं होगा। तो हमारे भारत देश जब आजाद हुआ तो एक तो विभाजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, हाँ, जिससे और आर्थिक दयनीय क्या होगी, कमजोर होगी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, और कमजोर हो गई। तो फिर जब आजाद हुए तो यहां का जो सरकार बना, क्योंकि एक देश है, विशाल देश है, उसको चलाना है, एक घर को चलाने के लिए कितनी मुसीबत होती है, तो एक तो देश को चलाने के लिए कितनी मुसीबत। तो सरकार ने सोचा कि क्या ऐसा करे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो, मजबूत हो। तो उसी के संदर्भ में एक दिया गया क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। काम एक ऐसा करो जिससे लाभ हो क्या, अनेक, क्योंकि इससे भी पैसा आवे सरकार के पास, टैक्स, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, करे के रूप में ना, टैक्स के रूप में ना, इधर से भी पैसा आवे, इधर से भी पैसा आवे, इधर से भी पैसा आवे। यदि 4 जगह से पैसा आएगा तो मेरे पास भंडारण क्या होगा, बढ़ेगा। जब भंडारण बढ़ेगा तो हम देश को क्या करेंगे, विकसित की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा देश तो खोखला हो चुका था, अंग्रेजों के द्वारा पूरा सब कुछ लूट लाट करके लेके चला गया। तो कहता कि उसी में कहता परियोजनाओं का आरंभ किया, जिसमें एक ऐसी परियोजना लाया जिसमें एक परियोजना से अनेक लाभ हो। कहता है अंग्रेज जो लूट के लेके गया था तो भारत सरकार चाहा कि हम ऐसा परियोजना लाएं एक जिससे हमको क्या हो, हम तो काम करें एक ही लेकिन हमको लाभ क्या हो, अनेक। कहता इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजना है। बहुत सारा परियोजना है लेकिन उनमें सबसे ज्यादा क्या है, जल परियोजना है। क्या कहता, इसी के संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का क्या, मंदिर कहे थे। कहता कि प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। कहता कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने गर्व से कहा था कि हमारे जो बहुउद्देशीय परियोजना है ना, उसको क्या किस नाम से सूचित किया, भारत की मंदिर, आधुनिक भारत की मंदिर। अब कहता कि बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के उद्देश्य, अब देखो जैसे जल की बात कर रहा है, किसका, इस जल परियोजना के संदर्भ में है। जैसे पहला क्या हुआ, बाढ़ नियंत्रण। अब दोनों साइड से यदि आप बांध बना दीजिएगा तो जो जल इधर उधर फैलता था वो सारा का सारा समता करके, सिमट करके वो क्या दोनों किनारों के बीच में आ जाएगा। तो जब बीच में आ जाएगा तो जो पानी उधर जाता था, जो पानी इधर की ओर जाता था, उस क्षेत्र में पानी जाना क्या हो गया, बंद। तो जब उस क्षेत्र में पानी जाना बंद हो गया तो बच्चों वहां पर तो खेती की जा सकती है, खेती की जा सकती है कि नहीं। जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है और यदि उस बाढ़ के पानी को नियंत्रण कर ले, नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि जितना विशाल फैलाव होता है उस फैलाव को क्या करें हम, सिमट करके छोटा कर दे। तो जब सिमट जाएगा तो जो शेष क्षेत्रफल जो बचेगा, जिस क्षेत्र में पहले पानी जाता था वहां पर पानी नहीं जाता है, तो वहां पर तो कृषि होगी, और जब कृषि होगी तो फसल उत्पादन होगा, तो जिससे आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। पशुपालन करके उस एरिया में पशुपालन करके भी दूध को क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, उससे भी क्या होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, मृदा अपरदन पर रोक। अब बाढ़ को रोक लिए तो आप जानते हैं कि पानी पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये मृदा जो अपरदन पर जो रोक है, मृदा जो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो भी किसके, जल की धारा के बहाव के साथ ही एक यहाँ का मिट्टी दूसरे जगह चला जाता है। होता है कि नहीं होता है। कोसी के बेल्ट में आपको हम बताए भी थे कि निर्मली में भी है इस तरह का, बीच में क्या है, दोनों साइड पानी है। हमारे निर्मली के किनारे में भी नदी बहती है,
बहती है ना। तो देखते हैं कि उसमें क्या है, बीच में क्या है, बालू है, दोनों साइड में क्या है, पानी है। तो बीच में बालू कहां से आया, तो कहीं ना कहीं से काटा, वहां पर ला करके क्या किया, रख दिया। उसी को क्या कहा, मृदा अपरदन। तथा पेय एवं सिंचाई के लिए जलापूर्ति, पीने के लिए भी और क्या करने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए भी क्या जल का उपयोग होता है। साथ ही देखिए परिवहन, परिवहन का मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह, पिछले दिन भी आप लोग को बताए थे बच्चों कि पहले जो आने जाने का जो साधन था ना, वो नाव से ज्यादा होता था। और अभी भी देखिए कि बिहार में जितने भी पुराने नगर हैं वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे है। जैसे पटना गंगा नदी, दरभंगा मुजफ्फरपुर गंडक नदी, उसके बाद आपको खगड़िया बूढ़ी गंडक, सहरसा कोसी, सुपौल कोसी, हम लोग का जो निर्मली है वो भी कोसी। पहले बच्चों यहाँ पर चावल का उत्पादन ज्यादा, सबसे ज्यादा होता था निर्मली शहर में, समझिए। बहुत बड़ा बड़ा बॉयलर था यहाँ पर जो चावल का काम होता था, और यहां से नाव पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, समझिए। इस क्षेत्र में पटसन ज्यादा उपजता था क्योंकि नदी ज्यादा है इस क्षेत्र में। तो पटसन को तो जानते हैं कि खेत में तो उपजा लेगा, लेकिन उसको जो रेशा है उसको छोड़ाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं, पानी में ही रखा जाता है उसको। जब फूलता है तब तो उसमें से रेशा को क्या किया जाता है, छुड़ा करके फिर सुखा करके गांठ बनाया जाता है कि नहीं है। तो परिवहन समझ गए, यानी क्या, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सामान तो सामान, लोग यात्रा भी इसमें करते थे। हम लोग यात्रा किए हैं बच्चों कि हम लोग जब अपने डिस्ट्रिक्ट जाते थे सुपौल, तो हम लोग को कोसी नदी के नाव से पार करके क्या होते थे, जाते थे। मनोरंजन तो बताए थे कि क्रीड़ा दिखाए थे ना पिक्चर में, पिछले क्लास में आप लोग को क्रीड़ा, कि खेल पानी में ही खेल रहा है। फिर है वन्य जीव संरक्षण। अब मान के चलिए नदी के किनारे में यदि कोई जंगल है तो लोग तो जल्दी नहीं जाएगा पानी पार करके, पानी पार करके जाएगा, तो वहां से क्या हो गया, वो भी संरक्षण हो गया। यानी क्या, आप वन्य जीव और वन को भी आप क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, यानी सुरक्षा प्रदान हो रहा है उससे। फिर कहता है बच्चों आगे मत्स्य पालन, बिल्कुल कहां पर, जल में ही होगा। अब देखिए एक जल योजना से कितना लाभ हो रहा है। जल कृषि बताए ना, दो तरह का कृषि होता है। एक कृषि होता है जो खेतों में, तो वहां पर सिंचाई, और जल कृषि का मतलब क्या कि जल में ही खेती होता है। जैसे मखान की खेती, जैसे सिंघाड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, समोसा की खेती नहीं, सिंघाड़ा की खेती कहती है समोसा की खेती। समोसा की खेती क्या पानी में होता है, बताइए। फिर पर्यटन, यानी घूमने के लिए, जहां पर देखते हैं कि जहां पर जल का रहता है वहां पर क्या होता है, लोग घूमने के लिए जाता है, इत्यादि। मतलब क्या कि एक जल योजना से देख कितना चीज का है। पहला बाढ़ नियंत्रण, 1 मिट्टी अपरदन, 2 पेयजल यानी पीने के लिए पानी का, मत्स्य सिंचाई कितना हो गया, 1 2 3 1 4, परिवहन 5, मनोरंजन 6, वन्य जीव संरक्षण 7, मत्स्य पालन 8, जल कृषि 9, पर्यटन 10, इतना ही। और भी है ना, विद्युत उत्पादन, इसमें छूट गया बच्चों क्या, विद्युत उत्पादन है ना, इससे भी तो जल से भी किया जाता है ना विद्युत उत्पादन, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, समझिए। पर इत्यादि है। कहता भारत के अंतर्गत नदी पर कई परियोजनाओं का विकास हुआ है, जैसे भाखड़ा नंगल, कौन सा नदी पर, सतलुज नदी पर। फिर है आगे आपका हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना कौन सा नदी पर, महानदी। दामोदर परियोजना कौन सा, दामोदर नदी पर। कृष्णा कौन सा नदी पर, स्वर्ण रेखा परियोजना कौन सा, सुवर्ण रेखा नदी पर। सोन परियोजना कौन सा, सोन नदी पर। कोसी परियोजना कोसी नदी पर। तो ये तो हमारे 2 है। देखिए सोन नदी कहां पड़ती है पता है ना, कहां पर, हाजीपुर में सोन नदी बहती है ना, और वहीं पर गंगा इधर से आकर के सोन नदी इधर, दोनों क्या आ जाती है, पटना में जाकर के मिल जाती है। तो ये जो जितने भी नदी हैं बच्चों, इन सभी नदियों पर क्या किया गया है,
इन सभी नदियों पर एक विशेष प्रकार का परियोजना लाया गया है। यानी क्या कि बांध बना बना करके, बांध बना बना करके, बांध कैसे, तो दोनों नदी के किनारा को क्या किया, काफी ऊंचा तक कर दिया। अब पानी को क्या किया, स्टोर किया, और जैसे मन हुआ वैसे उस पानी में क्या कर रहा है, काम अपना कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों यदि एक जल परियोजना से, एक जल परियोजना से यदि हम इतना काम करते, जल परियोजना तो एक ही है, हाँ एक है ना, लेकिन इससे काम क्या है आपका, अनेक है कि नहीं है। तो इस प्रकार को योजना को ही क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, याद करने वाली चीज है, समझिएगा यहाँ पर कि नाम ही है बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है कि काम एक कीजिए और फायदा अनेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ से देखिए बना है ना, देखिए सारा डैम, ये परियोजना देखिए यहाँ पर जैसे जल है तो जाइए भाई, बड़ा बड़ा पनिया जहाज है, घूमिए इसमें। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये मृदा का अपरदन, देखिए ना बांधे को काट दिया, काट दिया, काटा कि नहीं काटा। तो यदि हम इस पानी को रोक दें तो मृदा अपरदन क्या हो जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। फिर अब देखिए यहां पर क्या है कि ये हमारा भारत का नक्शा है। तो देखिए, देखिए यहां पर सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ है, देखिए यहां पर, ये आपका क्या है, कौन सा क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर है ना। और यहां पर देखिए सिंधु नदी का जो हाँ सहायक नदी है झेलम, क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये सब क्या है, सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। कहता है कि यहां पर जो आपको देख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये क्या है आपका, झेलम है, ठीक है ना, यहां पर क्या है, हाँ चिनाब, रावी, हाँ और ये क्या है, सतलुज है। ये सब का सब क्या है, ये सिंधु, कौन सा नदी, सिंधु नदी का, किसका, सिंधु नदी का। अब देखिए इधर पाकिस्तान है और ये इधर क्या है आपका, भारत है कि नहीं है। फिर आप देखिए ये उत्तराखंड से देखिए गंगा नदी बहती है, और हाँ कहां पर आकर के, बिहार होते हुए कहां पर, ये हुगली में जाकर, यहाँ पर क्या है आपका, हुगली है, यहाँ पर क्या है, हुगली, ये हुगली में जाकर क्या आ जाती है, मिल जाती है हुगली नदी। बाद में उसको है गंगे नदी का, लेकिन वहां पर उसको नाम दे दिया क्या, हुगली नदी। देखिए फिर ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, दक्षिण का है ये सब जितने भी नदियां हैं ना, ये सारा का सारा क्या है, नर्मदा गुजरात का, सोन नदी, अभी पता है ना सोन नदी कहां पर, बिहार हाजीपुर में, हाँ। फिर है आपका क्या फिर है क्या आपका, यहाँ पर कोसी है, ये जो है ना आपका, ये कोसी नदी इधर से आ रहा है, कोसी नदी यहाँ पर है, कोसी नदी, हाँ। इस प्रकार से हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नदियां उपस्थित है, और विभिन्न नदियों पर विभिन्न प्रकार का क्या जल परियोजना क्या किया गया है, लगाया गया है, जिससे अनेक प्रकार की क्या हो, फायदा हो। अब देखते हैं कि इसका देखिए परियोजना का लगाने का मकसद क्या है। अब मान के चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि परियोजना, इन जितने भी परियोजना है, इन सभी परियोजनाओं से सरकार को क्या होती है, लाभ होती है। मान के चलिए यहां पर डैम बनाया, डैम बनाया तो इसमें यदि आप देख दिए स्टीमर दे दिए, स्टीमर दिए, तो जब बच्चों इसमें स्टीमर दिए हैं, तो यदि कोई पर्यटक आएगा तो स्टीमर चलेगा। पर्यटक का मतलब क्या, घूमने वाला, पर्यटक किसको कहते हैं, घूमने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पर्यटक कहते हैं। तो जब कोई पर्यटक इस क्षेत्र में जाएगा तो वो वहां का दृश्य देखेगा, और आप ही जैसे मान के चलिए कहीं जाते हैं और आपको कहीं बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, हाँ वहां गए थे घूमने में बहुत मजा लगा, तुम भी चलना कभी, तुम भी जाओ देखो वहां का, है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, एक बात दूसरे बात से तीसरे के कानों से चौथे के कानों से पांचवें, यानी इस तरह से क्या होता है, बातों का फैलाव होता है। तो उस क्षेत्र में लोगों का आना जाना क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे व्यापार बढ़ता है। नहीं बढ़ेगा व्यापार, आने जाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, वाहन चाहिए ना, तो वाहन उस क्षेत्र में चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा।
अब वहां जब जाइएगा तो भोजन खाइएगा कि नहीं खाइएगा, तो भोजन खाइएगा तो वहां पर कोई ना कोई दुकान खोलेगा कि नहीं खोलेगा, तो रोजगार मिला कि नहीं, नया नया रोजगार का सृजन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ पर स्टीमर लगा दिया तो स्टीमर में पैसा लेगा कि नहीं, फ्री में तो नहीं घुमाएगा, तो उसका मनोरंजन भी हो गया। जैसे हम लोग के अभी क्षेत्र में मिथिला हाट, एक सिंपल सी मिथिला हाट खुला है, तो लोग क्या, मिथिला हाट है क्या, कुछ है उसमें, यदि सही से यदि उसमें देखा जाए तो कुछ क्या है, एक बीच में पोखर है और इधर उधर फूल फाल लगा दिया है। लेकिन फिर भी वहां पर पर्यटक जाते हैं कि घूमने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, प्रतिदिन भीड़ रहता कि नहीं रहता है। कोई ऐसा खास दिन जो छुट्टी वगैरह का दिन रहता है उसमें देखते हैं कि कितना भीड़ रहता है, लोगों का आवागमन। तो यदि वहां पर यदि आ रहा है जा रहा है तो वाहन लगाने के लिए पार्किंग, उसके लिए भी पैसा लेता है कि नहीं लेता है, कि फ्री में। अब उसके अंदर जा रहे हैं तो 40 रुपया उसमें भी ले रहा है कि नहीं है। अब जब ले जा रहे हैं तो उसमें भूखे तो नहीं रहिएगा, कुछ ना कुछ नाश्ता पानी तो कीजिएगा। तो वहां से जो नाश्ता पानी हो रहा है तो उसका बिक्री हो रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठेकेदारी होता है, वो पैसा कहाँ जाता है, सरकार को टैक्स के रूप में। तो इस तरह से क्या हुआ, एक कोई पर्यटन स्थल बन गया तो वहां पर लोगों का आवागमन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो आवागमन से सरकार को क्या आएगा, टैक्स आएगा, बिक्री बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सरकार क्या होता है, एक परियोजना लगा करके बहुत सारे क्या करता है, उससे लाभ लेकर के, हाँ पैसा ज्यादा से ज्यादा क्या, उसका मेन मकसद क्या रहता है, पैसा हमको आवे, किस रूप में, टैक्स के रूप में। तो इसलिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे परियोजनाओं को हाँ समय समय पर करते रहती है, जिससे सरकार को क्या हो सके, टैक्स। क्योंकि देश तभी विकास होगा बच्चों जब सरकार के पास में क्या होगा, खजाना भरेगा। आपका हमारा घर कब बढ़ता है, जब हमारे घरों में क्या होती है, पैसा का आवागमन अधिक होता है, तभी ना हमारा घर बढ़ता है। क्या अन्यथा इससे हमारा घर बढ़ेगा, तो पहले बताए नहीं ना बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए क्या, देश को विकास करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उस समय जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हाँ अपना आकलन किए कि क्या ऐसा करे जिससे हमारा देश क्या हो सके, विकास हो सके। तो यही परियोजना लाए कि चलो और हम इस परियोजना को लाते हैं जिससे लोगों का आवागमन होगा, वहां के लोगों को रोजगार मुहैया होगी, जिससे सामानों का क्या होगा, बिक्री बढ़ेगा, और जब बिक्री बढ़ेगा तो हमारे पास क्या आएगा, टैक्स आएगा, और जब टैक्स आएगा तो हमारा देश क्या होगा, विकास की ओर बढ़ेगा। आज देखिए, आज आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा गली है जहां पर आप पक्की सड़क नहीं बन रहा, कोई भी ऐसा गांव है जहां पर विद्युतीकरण नहीं हो रहा है कि नहीं है। तो विद्युतीकरण यदि हो रहा है तो सरकार के पास पैसा था तब ना प्रत्येक गांव में तार बिछाया गया, प्रत्येक गांव में सड़क बनाया गया। क्या कि आपसे मांग के, आपके गांव में सड़क बना रहा तो सरकार आपसे मांगने के लिए आया कि तुम 5,000 रुपया तुमने घर वाला का लगेगा, तुमने उस घर वाला को 10,000, उस घर वाला को 15,000, सब पैसा दो तब तुम्हारे एरिया में हम क्या करेंगे, सड़क बनाएंगे। कभी आपसे मांगने के लिए आया है, नहीं। तो सरकार के पास पैसा है तभी तो बना रहा है। क्यों, सरकार समझ रहा है ना कि यदि हम इस सड़क मार्ग को बना दे तो इस पर आने जाने की सुविधा हो जाएगी, और जब आने जाने की सुविधा आएगी तो गाड़ियों की संख्या यानी क्या, वाहनों की संख्या क्या होगी, बिक्री बढ़ेगी, और जब बिक्री बढ़ेगा तो सरकार को क्या आएगा, टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो सरकार इसलिए हर वो काम करना चाहती है जिससे सरकार को क्या हो सके, टैक्स आ सके, और उसी टैक्स को क्या करता है, विकास करने में लगाता है। कोई दिक्कत है इतना में, नहीं ना। चलिए आगे। अब कहता है बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या, कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ एवं हानियां, यानी इनसे क्या क्या लाभ है और इनकी क्या क्या चीज हानि है। कहता बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ एवं हानियां क्या है, निम्नलिखित है। जैसे लाभ में देखिए, नदियों पर बांध यानी बराज बना करके नहरें निकाली जाती है, जिससे वर्ष भर क्षेत्र में क्या रहता है, सिंचाई की, यानी उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये डैम बनाया रहता है ना, डैम बना करके ही पानी को रोकता है, तो जिस क्षेत्र में लगाया रहता है उस क्षेत्र में जल की कमी, और वहां पर क्या होता है, फ्री में किसान को क्या होता है, जल की उपलब्धि हो जाती है, जिससे उसको क्या, किसान को क्या होगा, आर्थिक बचत होगा। क्योंकि हम जो यदि डीजल से पंपिंग सेट लगा करके यदि हम पानी पटाए खेतों में तो हमारा खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और किसी को फ्री में नहर से माध्यम से पानी मिल रहा है, तो उसको तो बचत होगा कि नहीं होगा। इसलिए ना हम लोग को बिहार में फसल उत्पादन करने में खर्च क्या होता है, अधिक लगता है, लेकिन पंजाब सब में खर्च क्या होता है, कम, क्योंकि पंजाब में क्या है, नहर बनाया गया है, खेतों तक छोटे छोटे नहर बनाया गया, जिससे किसान को क्या हो सके, फ्री में पानी मिल सके। तो उतना तो पैसा उसका बच गया। हमारे किसान भाई को क्या है, पैसा लग रहा है उत्पादन करने में। दूसरा है जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना पानी से, हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये तो फ्री है ना, केवल प्लांट ही लगाने में खर्चा है, ये ना जैसे कोयला का है, तो कोयला से यदि विद्युत उत्पादन किया जाता है, प्लांट तो वहां भी लगाया, लेकिन सब दिन कोयला को क्या करना पड़ेगा, हमको जलाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोयला को कहीं से कहीं निकालना पड़ेगा या कहीं दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा, तभी तो कोयला को जलाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास जल है बच्चों, तो क्या जल को कहीं से लाना पड़ेगा, जल तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है पीछे, उसको हम घेर के रखे हुए हैं, उस जल को क्या करें, उपयोग कर ले विद्युत उत्पादन करने में। दूसरा कि बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, और ये एक प्रकार का क्या है, नवीकरणीय है, नहीं है नवीकरणीय है। और नवीकरणीय जल से कौन सा हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, जल से प्रदूषित होता है हमारा वायुमंडल, और इसको तो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं ना, तो नवीकरणीय हुआ कि नहीं हुआ। कोयला को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। एक तो देखिए कितना फायदा है, एक तो ये नवीकरणीय है जल से, है कि नहीं है, और दूसरा क्या, ये वायुमंडल को भी कोई प्रदूषित नहीं करता है। कहता कि बाढ़ की भी रोकथाम कर लिए आप, मिट्टी के कटाव को भी, क्योंकि बांध बना दिए, पानी को रोक लिए हैं। फिर कहता मछली पालन कर सकते हैं, यातायात की सुविधा प्राप्त करना, करता पर्यटक के लिए क्या, आकर्षक केंद्र बनाना, ये सब इसके क्या है, लाभ है, ये सब क्या है, इसके लाभ है। अब कुछ हानियां भी है। कहता कि नदियों पर बांध बनाने से स्वाभाविक प्रभाव क्या हो जाता, अवरुद्ध हो जाता। स्वाभाविक प्रभाव का मतलब क्या, कि नदी अपना रास्ता खुद बनाता है, जिधर उसको रास्ता मिल गया, रास्ता किधर, हमेशा ढलान की ओर। देखता होगा कि कभी नदी इधर की धारा बहती है तो कभी अपना धारा क्या होती है, बदल देती है, बदलती है कि नहीं बदलती है। तो धारा बदलने के कारण जिस क्षेत्र में पहले पानी बह रहा था, हाँ, नदी की धारा की बह रही थी, तो उस क्षेत्र में मिट्टी भर गया, अब वो अपना रास्ता क्या किया, बदल लिया। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जबरदस्ती रोकिएगा तभी ना डैम बनाइएगा। डैम कैसे बनेगा, दोनों मान के चलिए, एक चीज बताइए, जैसे ये रूम है, तो रूम का दीवार आप खड़ा कीजिएगा तभी ना इसमें पानी आप इकट्ठा करके रखिएगा। तो ये तो आप अपना मन से न लगाएं, दीवार दिए हैं पानी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। और जब ये दीवार नहीं रहता तो लोग आवागमन स्वतः ऐसे करता जाता आता, या पानी इधर से बहता, तो पानी को तो आने जाने से कोई नहीं रोकता। तो वही कहता है कि नदियों पे बांध बनाने से उसका जो स्वाभाविक प्रवाह है, किसका, जल की धारा का, नदी के जल की धारा का, आपने उसको क्या किया, अवरोध, रोक दिया। हाँ, एक हो गया। कहता कि नदी की तली में कचरे जमा हो जाते हैं, जिसको हम लोग गाद कहते हैं। गाद एक दिन और बताए थे आप लोगों को कि नीचे में तलछट में, नदी के तल में क्या होता है, गाद जमा हो जाता है। फिर कहता है कि जल प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। जल प्रदूषण की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। कहता है इसका दुष्प्रभाव जलीय जीव पर पड़ता है, क्योंकि सारा पानी को आप एक जगह ला करके, जैसे नाला का भी पानी आया इकट्ठा हो गया, तो वहां पर जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो वह जल क्या होगा, प्रदूषित होगा कि साफ रहेगा, प्रदूषित, क्योंकि वहां पर तो सब जगह से बह के आया हुआ रहता है ना। अब मान के चले खेत का भी पानी तो बह के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो खेत में जो हम लोग रासायन का उर्वरक का उपयोग जो करते हैं, तो वो क्या करता है, जल की गुणवत्ता को क्या करता है, अच्छा करता है कि नुकसान करता है। आप हम जो किसान हैं, वो जो खेतों में जो छिड़काव करते हैं, वो जल की गुणवत्ता को क्या करता है, कम करता है। कहता कि जो जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहता कि इस प्रकार की परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कि आप जो बच्चों डैम बनाइएगा, क्योंकि आप इतना दूर में पानी को क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। इतना दूर में जो आप पानी को घेर रहे हैं बच्चों, तो पहले इधर लोग रहता था,
अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या, कि जिस क्षेत्र में डैम बनाता है उस क्षेत्र में जल की जमाव क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्योंकि आप पानी को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। डैम बना करके क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब पहले क्या था कि पानी आया राम और गया राम, रुकता तो था नहीं, तो लोग अपना थोड़ा मोड़ा बाढ़ में रह भी गया, कष्ट काट के भी रह जाता था। लेकिन आप तो यहाँ पर डैम बना लिए, परमानेंट काम कर रहे हैं। तो परमानेंट काम कर रहे हैं तो वहां तो परमानेंट 365 दिन क्या रहेगा, जल रहेगा। तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो कहता कि विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर कहता नहरों से अधिक सिंचाई करने से भूमि की उर्वरता क्या होती है, घटने लगती है। कहता है कि आप नहरों से यदि अधिक सिंचाई कीजिएगा तो भूमि की जो उर्वरता है वो क्या होती है, घटने लगती है। कहता पर्याप्त मुआवजा न मिलना। अब विस्थापित तो हो रहे हैं, आप वहां से हट रहे हैं, लेकिन सरकार आपको क्या जबरदस्ती जितना देना है देंगे, नहीं देना है वो भी लेना है तो लो, नहीं लेना है तो इसी के संदर्भ में नर्मदा आंदोलन हुआ था, यही मुआवजा के चक्कर में। वो भी पढ़ना है आप लोग को टॉपिक। फिर कहा था कि भूकंप की समस्या बढ़ जाती है। जिस क्षेत्र में जल का जमा होता है वहां पर भूकंप की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उस क्षेत्र का मिट्टी भी क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। मिट्टी भी क्या हो जाता है, ढीला नहीं होता है, कड़ा रहता है। किसी भी मिट्टी में आप पानी डाल दीजिए तो उसकी जो नरमता है, मुलायमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ती है। तब ना देखते हैं ना कि मिट्टी में पानी में मिला के ईटा बना लेता है सुखा करके, बर्तन बनता है। जब तक बर्तन को गर्म नहीं कर देता तक वो क्या वो कठोर होता है, मुलायम रहता है ना, तो समझ सकते हैं। फिर कहता कि जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां का भी संक्रमण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था बच्चों क्या कुछ क्या हानियां, किसका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में किसका, जल परियोजना का। किसका, जल परियोजना का। कुछ लाभ था तो कुछ हानि था। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रहने दीजिए।